हमारा अगला टॉपिक है ब्राह्मी लिपि का अध्ययन। अशोक के बारे में हमें विशेष ज्ञान नहीं था और हम दूसरा पढ़ेंगे खरोष्ठी लिपि का अध्ययन कैसे हुआ। तो इसमें सबसे बड़ा योगदान जेम्स प्रिंसेप का है। 1838 में इन्होंने अशोक की मौर्य साम्राज्य की ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। ये 1 नंबर का प्रश्न आता है। ये जो अभिलेख है आप इसको देख सकते हैं, ब्राह्मी लिपि का अभिलेख अशोक का, इन्होंने इसको पढ़ लिया। ब्राह्मी लिपि के विभिन्न अक्षर आप देख सकते हैं। ये क है, ये ड का मतलब च है, डी से, सी का मतलब ढ है, ये द है और म है और ये र है। ये विभिन्न इनको हमने पढ़ा और ये ब्राह्मी लिपि है। अशोक की ब्राह्मी के समय ब्राह्मी और समानार्थी शब्द हैं। तो 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने इसको पढ़ा और ये 1 नंबर का प्रश्न आपको आता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लें। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त लगभग सभी लिपियों का मूल ब्राह्मी लिपि है। अब इधर आइए। ब्राह्मी लिपि सभी भारतीयों, ब्राह्मी लिपि जिसकी हम बात कर रहे हैं 7.1 पॉइंट में, सभी भारतीय लिपियाँ जैसे देवनागरी लिपि है, जितनी भी लिपि है, देवनागरी हमारी हिंदी की लिपि है, इंग्लिश की तो रोमन है, लेकिन हम भारतीय लिपियों की बात कर रहे हैं। इनके मूल में, इनके जड़ में कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। 18वीं सदी में यानी 1700 से 1799 के बीच के काल में यूरोपीय विद्वानों, भारतीय पंडितों की सहायता ली। यूरोपीय विद्वानों ने, क्योंकि वो संस्कृत का ज्ञान रखते थे, भारतीय पंडित और विद्वान, आधुनिक बंगाली और देवनागरी लिपियों का इन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि कलकत्ता राजधानी थी। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। ये प्रश्न आता है 15 जनवरी 1784। बंगाली और देवनागरी का अध्ययन की, पांडुलिपियों का इन्होंने अध्ययन किया और प्राचीन अक्षरों के नमूनों से उन्होंने तुलना की यूरोपीय विद्वानों ने, क्योंकि यूनानी राजाओं से भी मौर्यों के संबंध थे। तो उस आधार पे वो यूनानी लिपियों को, यूनानी भाषा को जानने वाले, ग्रीक भाषा को जानने वाले विद्वानों को भी बुलाया गया। उन्होंने पढ़ा और अक्षरों का मिलान किया गया। संस्कृत भाषा के अक्षरों से भी मिलान किया गया। इस बात को आगे देखते हैं। तो 18वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने कठोर परिश्रम किया, पंडितों की सहायता ली, बंगाली और देवनागरी लिपि की स्क्रिप्ट यानी लिपि को पढ़ा, उनकी पांडुलिपियों को पढ़ा, पुराने दस्तावेजों को पढ़ा और प्राचीन अक्षरों के नमूनों की तुलना की, ताकि वो शिलालेखों और स्तंभ लेखों, जिनके बारे में वो जानते नहीं थे किसके थे, उनको पढ़ सके। पेज नंबर 2 पर आते हैं। अभिलेख वैज्ञानिक, देखिए आरंभिक अभिलेखों का जो संग्रह किया, जो सन 1784 से किया गया शुरू में। ये अभिलेख संग्रह कब से शुरू हो गया? सन 1784 में एशिया से बना है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी स्थापना हुई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और इसकी स्थापना के उद्देश्य के पीछे और कई बातें हैं, फिलहाल उसको बाद में ले लेंगे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स ने की। ये भी एक प्रश्न आता है, विलियम जोन्स ने की। ये कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता उस समय राजधानी थी, सुप्रीम कोर्ट में जज थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, इतिहास में उनकी रुचि थी। पुरानी वस्तुएं, मूर्तियां, दस्तावेज, इनका इन्होंने संग्रह किया। ये 18वीं सदी हो गई। आरंभिक जो अभिलेख हैं, जो इंस्क्रिप्शंस हैं, ये संस्कृत में थे, इन्होंने पाया। और ये अंग्रेज जो भारत में आए, ये अध्ययन कर रहे हैं। यह प्राचीनतम अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। अभिलेख वैज्ञानिक, इन्होंने कई दशकों तक परिश्रम किया, अथक परिश्रम किया, जिसमें जेम्स प्रिंसेप प्रमुख थे। जेम्स प्रिंसेप 1838 में उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ लिया। अशोक कालीन ब्राह्मी लिपि का उन्होंने अर्थ निकाल लिया और उन्हें पता चला कि एक अशोक नामक महान सम्राट यहाँ शासन
करता था। पुराणों में अशोक का इतना वर्णन नहीं है। खरोष्ठी लिपि का पढ़ा जाना। अब ब्राह्मी लिपि तो पढ़ी गई, अशोक मौर्य साम्राज्य में खरोष्ठी लिपि भी थी। उत्तर पश्चिम यानी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान का जो क्षेत्र है, काबुल, कंधार, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो क्षेत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर पश्चिमोत्तर, तब तो अखिल भारत था, अखंड भारत था, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें अफ़गानिस्तान का कुछ क्षेत्र था, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र था। तक्षशिला जो है गांधार की राजधानी थी। अब देखिए, गांधार क्षेत्र की राजधानी थी। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के अभिलेख जो है ये खरोष्ठी में लिखे गए, क्योंकि वहाँ खरोष्ठी भाषा लिखी जाती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के हारने के बाद वहाँ पर इंडो ग्रीक किंग्स, यूनानी भारतीय राजा रहते थे, जिसमें मिनांदर एक प्रमुख थे। पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में उन्होंने कॉइन्स जारी किए, सिक्के जारी किए। तो जो सिक्के जारी किए उसमें राजाओं के नाम यूनानी और खरोष्ठी लिपि में थे। तो जेम्स प्रिंसेप ने क्या काम किया, वो ब्राह्मी लिपि को तो पढ़ ही चुके थे, क्योंकि कॉइन्स की में उनकी शुरू से रुचि थी। तो उन्होंने खरोष्ठी को ब्राह्मी के आधार पर ही पढ़ा। अब कैसे पढ़ा उन्होंने, हम आगे देखते हैं। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में उन्होंने 10-12 वर्ष का परिश्रम किया। उन्होंने देखा कि जो अपोलोडोटस शब्द है, मान लो अपोलोडोटस शब्द है, इसका माना प्रतीक अ है, पहला प्रतीक शब्द दोनों लिपियों में सेम था। और यूनानी भाषा पढ़ने वाले विद्वानों ने अक्षरों का मेल करवाया, और विद्वानों ने अक्षरों का मेल करवाया। जेम्स प्रिंसेप भी साथ थे। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्ठी के अभिलेखों की पहचान की और उन्हें प्राकृत रूप में पढ़ा, क्योंकि ब्राह्मी को पढ़ चुके थे। उसी समय की खरोष्ठी लिपि है, समकालीन भाषाएं हैं, लिपियां हैं, तो आसानी से ये पूरे पैराग्राफ जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ के दिखा दिए। पहले यूनानी एक बताया कि जैसे एक शब्द के आधार पर उन्होंने बताया। अब देखेंगे खरोष्ठी लिपि को प्राकृत भाषा की लिपि के रूप में प्राकृत और पाली भाषाएं आइडेंटिफाई किया गया, और उसको पढ़ना सरल हो गया खरोष्ठी लिपि को, क्योंकि इसको प्राकृत के आधार पर उन्होंने पढ़ा और ब्राह्मी लिपि के आधार बनाकर और प्राकृत के आधार पर पढ़ा। आप जानते हैं उसमें प्राकृत और पाली दो ही भाषाएं थी। जितने भी बौद्ध ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में लिखे गए हैं, जो एक जैसी ही भाषा है, प्राचीन बौद्ध। जो जेम्स प्रिंसेप का बड़ा योगदान है कि वो ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि पढ़ पाए। उन्होंने घोर परिश्रम किया। इस लिपि को पढ़ने के लिए उन्होंने बनारस के घाट की भी यात्राएं की, वहाँ कुछ समय तक रहे, फिर कलकत्ता ट्रांसफ़र हुए नदी मार्ग से। तो लेकिन जेम्स प्रिंसेप इसके बाद बीमार पड़ गए और छोटी उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई, नहीं तो आगे भी बहुत योगदान दे सकते थे। 1838 में लिपि पढ़ने के बाद वो बीमार पड़ गए। 8-10 वर्ष घोर परिश्रम से उन्होंने पढ़ा। कलकत्ता में एक बंगाली ब्राह्मण के यहाँ जब उन्होंने अध्ययन किया तो बिल्कुल भारतीय परिधान में उन्होंने अध्ययन किया, और 1841 में जेम्स प्रिंसेप की मृत्यु हो गई, सफनिंग ऑफ ब्रेन, एक बीमारी से। ये तो आपके कोर्स में नहीं, लेकिन मैंने वैसे बताया कि इस व्यक्ति का बड़ा योगदान था। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो पुरानी वस्तुएं, पुराने ग्रंथों के अध्ययन में रुचि रखती थी, से वो जुड़े हुए थे। उसकी पत्रिका के उसका जो निकलते थे उसके बारे में वो लिखते थे। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य, जो प्रमाण प्राप्त होते हैं कि कौन सी बात सत्य है, इतिहासकार और अभिलेख शास्त्री इनका अध्ययन करते हैं, जो इंस्क्रिप्शंस को पढ़ सकते हैं, अभिलेखों को पढ़ सकते हैं। किस प्रकार ये काम करते हैं? स्रोत 10 में अशोक नाम नहीं है, जैसे आपकी पुस्तक में स्रोत 10 है, उसमें अशोक नाम नहीं है। अशोक नाम ना होने से एक समस्या आ जाती है कि जो स्रोत 10 में जिस राजा का वर्णन है, जैसे स्रोत 10 में राजा का आदेश है, राजा देवानाम प्रिय प्रियदस्सी कहते हैं, इसमें अशोक तो कहीं लिखा नहीं है।
अतीत के मसले निपटाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन मैंने निम्नलिखित व्यवस्था की है। लोगों को समाचार हम तक प्रतिवेदक है ये पहुंचाएंगे। वो प्रतिवेदक कह रहे हैं, चाहे मैं कहीं पर हूँ, खाना खा रहा हूँ, अंतःपुर में हूँ, विश्राम कक्ष में हूँ, गौशाले में हूँ, पालकी में मुझे ले जाया जा रहा है अथवा वाटिका में हूँ, मैं लोगों के विषयों को यानी समस्याओं का निराकरण उसी स्थल पे करूँगा। अशोक कितना महान राजा था, लेकिन क्या ये अशोक है? इसका देवानाम प्रिय कोई और राजा तो नहीं? तो देवानाम प्रिय उनकी उपाधि थी। जेम्स प्रिंसप ने श्रीलंका में अपने मित्र को पत्र लिखा। उनके मित्र ने बताया देवानाम प्रिय अशोक ही हैं, क्योंकि वहाँ के पाली ग्रंथों का वो अध्ययन कर रहे थे। और इसके बाद उन्होंने कई अभिलेखों को शब्द दर शब्द पढ़ डाला, क्योंकि प्राकृत लिपि से प्राकृत और पाली भाषाओं का वो ज्ञान रखते थे। अब उन्होंने देखा कि अशोक है या नहीं, इसका चिंतन करने के लिए देखा कि कई अभिलेखों में अशोक इन उपाधियों का प्रयोग करता था। जहाँ अशोक भी लिखा है और ये नाम भी लिखे हैं, जैसे मस्की आंध्र प्रदेश का अभिलेख है, ठीक है ना। इलाहाबाद में स्तंभलेख है, प्रयाग में, वहाँ अशोक वर्धन लिखा है। वहाँ पे देवानाम प्रिय और प्रियदस्सी, देवानाम प्रिय देवताओं का प्रिय, प्रियदस्सी देखने में सुंदर, कई जगह प्रयोग किया गया। 1000 के करीब अभिलेख उसके मिल चुके हैं। ऐसे कहा जाता है अशोक ने 84,000 अभिलेख लिखवाए, राज्यादेश, लेकिन स्तंभलेख और शिलालेख, लेकिन 1000 मात्र बचे हैं, क्योंकि विदेशी आक्रमणकारी राजाओं ने उन्हें नष्ट कर दिया। इवन जो हमारे जो राजा थे उन्होंने भी नष्ट कर दिया, क्योंकि वो उनके विरोधी थे। देवताओं के प्रिय, तो इनका परीक्षण समानता के आधार पर किया जाता है। पूरा लिपि की समानता, उस प्राचीन काल में जो लिपियां हैं, ब्राह्मी खरोष्ठी लिपि की समानता देख के, स्क्रिप्ट भाषा की समानता को देख के, शैली की समानता और विषय की समानता से वो इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि अभिलेख एक ही शासक के लिखे हैं। अशोक ने कहा कि उससे पहले शासकों ने रिपोर्टें एकत्र करने की व्यवस्था नहीं की थी। इसका परीक्षण किया जाता है, सत्य है, संभव है या अतिशयोक्तिपूर्ण है। लेकिन औरों ने रिपोर्टें लिखी होंगी, क्योंकि अशोक ने ज़्यादा प्रतिवेदकों, अपने जासूसों और कर्मचारियों से रिपोर्टें मांगी, इसलिए अशोक ने कहा कि ज़्यादा इस पर काम नहीं किया। अशोक का मतलब ये हो, अशोक अपनी बात को प्रभावशाली ढंग से कह रहे हैं। तो हमने पढ़ा कि देवानाम प्रिय, प्रियदस्सी, ये कई शिलालेखों में होने के कारण देवानाम प्रिय और प्रियदस्सी, और कुछ अभिलेखों में स्पष्ट रूप से ये मस्की आंध्र प्रदेश में, और मस्की या मास्की कह लीजिए इंग्लिश में, एक ही बात है, और इलाहाबाद में, प्रयाग में जो है स्तंभलेख है। 2 जगह अशोक और देवानाम प्रिय दोनों नामों का प्रयोग किया गया। इससे पता चला कि ये सम्राट अशोक थे। पूरा इनका साम्राज्य पूरे देश में फैला हुआ। अब क्या भारतीय उपमहाद्वीप के सभी स्थानों पर लोग प्राकृत और पाली भाषा समझते थे? अशोक इतने विशाल साम्राज्य का सम्राट था। सामान्यतः आदेश व्यापारिक मार्गों में प्राकृतिक पत्थरों पर उत्कीर्ण करते थे ताकि लोग इन्हें पढ़ लें। जब पढ़ने के लिए लगाए जाते थे, जब अफ़गानिस्तान के मार्गों में लगाए गए, अफ़गानिस्तान में काबुल, कंधार के क्षेत्रों में लगाए गए ये अभिलेख, तो ये यूनानी भाषा में, ये खरोष्टी भाषा में भी लिखे गए ताकि लोग उसको समझ सकें। क्या इन आदेशों का सदैव पालन किया जाता था? तो ये भी एक प्रश्न है, इस पर भी इतिहासकारों ने विचार किया। जो राजा के पत्थर पे लिखे आदेश राज्यादेश हैं, उत्तर इनका सदैव आसान ही नहीं है, लेकिन ये स्पष्ट है कि अशोक का विशाल साम्राज्य था। पाटली के पुत्र के पास सशक्त था। कुछ शब्द ब्रैकेट में हैं, लिखे हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ा जाता था ताकि अभिलेख का मूल अर्थ जो है बदल ना जाए। अशोक की वेदना जो प्रतिबिंबित की जाती है अशोक के 13वें शिलालेख में, ये एक स्रोत है, उसका हम वर्णन करते हैं। देवानाम प्रिय प्रियदस्सी ने अपने 8 वर्ष, राजा की वेदना, राजा का दुख, देवानाम प्रिय प्रियदस्सी ने अपने शासन के 8 वर्ष पूरे किए तो उन्होंने कलिंग
आधुनिक तटवर्ती क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख पुरुषों को निष्कासित किया गया, राज्य से बाहर निकाला गया, 1 लाख मारे गए और उससे ज़्यादा की मृत्यु हुई। ये प्रश्न भी आता है। कलिंग पर शासन स्थापित करने के बाद कलिंग की राजधानी तोशाली थी, जो व्यापार का बड़ा केंद्र था। देवानाम प्रिय धम्म के गहन अध्ययन, धम्म यानी सामान्य सदाचार सभी के प्रति, ये धर्म नहीं है, धम्म में स्नेह, धम्म के उपदेश में डूब गए। यही देवानाम प्रिय के कलिंग विजय का पश्चाताप है। देवानाम प्रिय, उनको दुख हुआ कि कलिंग में इतना रक्तपात हुआ। देवानाम प्रिय के लिए, देवानाम प्रिय कौन है? अशोक हैं, अच्छा, उनकी उपाधि है। बहुत वेदनादायी, बहुत दुखदायी और निंदनीय है कि जब कोई किसी राज्य पर विजय प्राप्त करता है तो पराजित राज्य का हनन होता है और लोग मारे जाते हैं और निष्कासित किए जाते हैं। ये बात सही है। ये अशोक के 13वें शिलालेख में है। ये अशोक के 13वें शिलालेख है। शिलालेख को रॉक एडिक्ट कहा जाता है। 13वें शिलालेख में जो कलिंग युद्ध से संबंधित है, इसका वर्णन किया गया है। तो अब इसमें यह है कि युद्ध में उनकी मनोवृत्ति में परिवर्तन आया भीषण रक्तपात के कारण। ये आपके स्रोत 11 में है। लेकिन नव विजित क्षेत्र लोगों की वेदना और दर्ददायक पीड़ा के विषय में अशोक मौन है कि उन लोगों की क्या वेदना थी, उसके बारे में विशेष बहुत अधिक नहीं कहा। अशोक ने स्वयं की वेदना और स्वयं के दुख को वहाँ परिलक्षित किया। तो इस बात को हमें समझने की कोशिश करनी है। इस अभिलेख को डिटेल में और देख लेते हैं। 261 BC का है ये। अब आप देख सकते हैं अशोक ने आक्रमण किया। सम्राट अशोक ने आक्रमण किया। वो इतनी दूर क्यों आए सम्राट अशोक? यहाँ से राज्य का गौरव, ये पाटलिपुत्र से 779 है, 780 कह लीजिए किलोमीटर भुवनेश्वर के पास वो कलिंग की राजधानी तोशाली में आए। क्यों उन्होंने पाटलिपुत्र से तोशाली में आक्रमण किया? पाटलिपुत्र से इतनी यात्रा करते हुए किलोमीटर तोशाली में, क्योंकि तोशाली यहाँ सब जगह व्यापारिक मार्गों से तोशाली दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी थी। सोना उगलने वाला शहर था, बहुत समृद्धि होती थी। इसे अशोक अपने विशाल साम्राज्य पर आसानी से शासन कर सकता था। और सेना कहाँ तक विशाल उसका साम्राज्य है, आप देख सकते हैं अशोक वर्ग। ठीक है, तो तोशाली पर में ये के अभिलेख मिला है। तोशाली के पास थोड़ा दूर अभिलेख मिला है, लेकिन उसमें वहाँ के लोगों की वेदना का वर्णन नहीं है। इस अभिलेख में और क्या कहा गया है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। राजा बनने के 8 वर्ष बाद मैंने कलिंग पर विजय पाई। इस युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख से अधिक लोग मारे गए। इसके कारण मुझे दुख हुआ। 13वां शिलालेख है, ध्यान रखना। शिला चट्टान पे लिखा गया, लेख उस पर जो लिखा गया। जब कभी किसी स्वतंत्र राज्य पर विजय पाई जाती है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारों को बंदी बनाया जाता है। इधर से ही पढ़ लेते हैं। राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 268 और 261 ईस्वी पूर्व। युद्ध में 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए और 1 लाख लोग मारे गए। इसके कारण मुझे बहुत दुख हुआ। जेम्स प्रिंसेप के कारण हम ये पढ़ पाए, हमें ये ध्यान रखना पड़ता है। जब कभी किसी स्वतंत्र राज्य पर विजय प्राप्त की जाती है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारों को बंदी बनाया जाता है। इसमें ब्राह्मण और भिक्षुक सभी मारे जाते हैं। वे लोग अपने सगे संबंधी और मित्रों से बहुत प्यार करते हैं और दासों के प्यार करते हैं। जो अपने दासों के प्रति दयालु होते हैं वे मारे जाते हैं और प्रियजनों को दुख में खो देते हैं। ये तो लिखा है, दुख में खो देते हैं, उनको मिस करते हैं। लेकिन और उनकी गहरी वेदना क्या है जीवन के संबंधी, वो डिटेल में अशोक ने नहीं लिखा है। मैं उदास हूँ कि मैंने धम्म को अपनाने का और दूसरे लोगों को
शिक्षा देने का निर्णय लिया है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों को जीतना, यानी सदाचार से लोगों का हृदय जीतना, बलपूर्वक विजय प्राप्त करने से बेहतर है। और अगले किसी शिलालेख में लिखते हैं कि धम्मदान, अगर किसी व्यक्ति को सदाचार सिखा दें तो इससे बड़ी बात कोई नहीं है। मैं यह संदेश भविष्य में खुद के लिए खुदवा रहा हूँ ताकि मेरा पुत्र, मेरा पौत्र युद्ध करने के बारे में सोचे नहीं, उसके स्थान पर धर्म के प्रचार के तरीकों के बारे में उसे सोचना पड़ेगा। तो अशोक एक महान सम्राट था, उसने ये 13वां शिलालेख लिखा। अपनी प्रजा के लिए अशोक ने कई तरह के अभिलेख लिखा है। इन अभिलेखों में क्या प्राकृतिक पत्थरों में पॉलिश करके लिखे हुए स्तंभों में धम्म का प्रचार की बात की गई। बड़ों के प्रति आदर, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता, सेवकों और दासों के प्रति उचित व्यवहार की इसमें बात की गई है। उसका विशाल साम्राज्य था, ये पता चला। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशाली, स्वर्णगिरी, इन 5 क्षेत्रों से पूरे देश पर शासन करता था। और प्रबल प्रशासनिक जो नियंत्रण था पाटलिपुत्र और उसके आसपास के क्षेत्र में ही मूल रूप से था। अशोक के विभिन्न शिलालेखों के बारे में, उसके राज्य धर्म के नए सिद्धांतों के बारे में हम मूल रूप से पढ़ते हैं। तो हमें इन शिलालेखों का ज्ञान जो हमें प्राप्त हुआ, तो इसमें विशेष रूप से हमने ये देखा है कि अशोक ने स्वयं की वेदना तो लिखा, लेकिन कलिंग के लोगों की वेदना को उसने डिटेल में नहीं लिखा, जो बहुत ही दर्दनायक और पीड़ादायक उनके लिए रही होगी। अब आप देखिए मानचित्र पर हमें कई जगह अभिषेक के अशोक के लेख शिलालेख मिले हैं, एक जगह नहीं मिले हैं, कई जगह मिले हैं। फिलहाल आप देखिए भारत के विशाल क्षेत्र में उसका जो साम्राज्य था, इसको आप देख सकते हैं कितने विशाल क्षेत्र में उसका साम्राज्य था। ध्यान से देखिए, अफगानिस्तान से लेकर उत्तर में मैंने सर्कल बना रखा है। पाकिस्तान, आधुनिक पाकिस्तान, पाकिस्तान तो अभी राष्ट्र बना है, और ये पूरा भारत इस क्षेत्र में, इतने विशाल क्षेत्र में शासन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। उसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। पहले राजधानी राजगीर थी, फिर राजधानी का परिवर्तन किया गया राजगीर से मगध, ये राजगीर नगर है जो अजातशत्रु वगैरह की राजधानी हुई। इसके बाद ये अशोक का हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सारनाथ के इसमें 4 शेर हैं। इसके नीचे यहाँ पर लिखा है सत्यमेव जयते। जो सत्यमेव जयते जो हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में लिखा है, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह पूरा स्पष्ट रूप से आ जाएगा। ये आपने देखा सारनाथ के स्तंभ लेख में। ये सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये आप देखिए अशोक के मैप को, इसमें सारनाथ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आप ये देखना। ये आपको ध्यान रखना है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो अशोक के स्तंभ में सत्यमेव जयते लिखा है कि सत्य की ही जीत होती है, लेट ट्रुथ रूल, ये मुंडक उपनिषद से दिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। अब जो ये मानचित्र देख रहे हैं, ये अशोक के काल के अशोक का साम्राज्य देखिए। कावेरी नदी, कृष्णा नदी, यहाँ पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण था कि किनारे के क्षेत्र हो गए। इसमें देखिए जो त्रिभुजाकार क्षेत्र हैं, ये महाशिलालेख हैं। चतुर्भुज में जो क्षेत्र है वो लघु शिलालेख है जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। और तीसरा ये है
स्तंभ लेख है। अब इनका हम अध्ययन करते हैं। इनको आपने मानचित्र में दिखाना है, आसानी से आप देख सकते हैं। ये त्रिभुज में महाशिलालेख है, मानसेरा में, शाहबाज गढ़ी, तक्षशिला नगर आपने देखा, ऊपर जो मैंने 3 लिखा है। गिरनार का एक लेख है, गिरनार यहाँ गुजरात में 24/4 देख रहे हैं। उज्जैनी ये दिख रहा है आपको, शहर है। भबरू दिख रहा है, बैराट दिख रहा है, नीलगी सागर, रूमनदेही, रामपुरवा में एक बड़े बैल का चित्र मिला है, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरगाज, मैं ये नाम पढ़ता हूँ। रूमनदेही ये स्तंभ लेख है, खम्भों पे लिखे गए, ये नेपाल के लिए। निगली सागर, लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरगाज, ये 5 स्तंभ लेख है यहाँ पर सीधा भारत नेपाल बॉर्डर के आसपास उत्तर प्रदेश की सीमा पर। इसके अलावा ये सारनाथ, ये इम्पोर्टेंट है। सारनाथ आपको चित्रित करना आना चाहिए। नदी के इस तरफ गंगा नदी के सारनाथ है, इधर अहरौरा, दोनों स्तंभ लेख हैं। सारनाथ का स्तंभ लेख आपने देख लिया है कि सारनाथ के स्तंभ लेख में मूल रूप से हमारा अशोक का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें लिखा है सत्यमेव जयते, और जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसमें 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, एक शेर पीछे भी है, इसे आप अच्छे से जानते हैं। ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय प्रतीक है अच्छे से। और ये चक्र है, धम्म चक्र है, यानी सदाचार का चक्र है। इसको ऐसे दे सकते हैं कि भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, सुरक्षा के लिए जो भी कार्य किया अपनी सुरक्षा के लिए किया, लेकिन किसी पर आक्रमण किया। भारत एक शांतिप्रिय देश के रूप में जाना जाता है, तो ये चक्र सदाचार का प्रतीक है हमारे। अब आप देखेंगे विभिन्न अभिलेख, स्तंभ लेख, कौशाम्बी में मिला है, प्रयाग वाला जहाँ अशोक वर्धन नाम है, देवानाम प्रिय, कौशाम्बी, प्रयाग, इलाहाबाद। कौशाम्बी का क्षेत्र देख लें, गंगा नदी है, ये कौशाम्बी का क्षेत्र। और ये कृष्णा नदी के किनारे ये मास्की का लघु शिलालेख है, जहाँ अशोक के नाम का वर्णन है। मेरी पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, कृष्णा नदी के किनारे। दक्षिण भारत में जाते हैं, कृष्णा नदी के किनारे मास्की का, इधर अशोक का वर्णन है। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं, चोल राज्य, अलग अलग स्थान पर अशोक के सोपरा में महाशिलालेख मिला है, आप देख रहे हैं। सोपरा गुजरात आप जानते हैं, यहाँ तो गिरनार है, इधर आते हैं, इधर पोर्ट मुंबई के आसपास ये सोपरा है। यह महाशिलालेख मिला है, मतलब जिसके इतने शिलालेख अभिलेख फैले हुए हैं, उस राज्य के बारे में हमें पता ही नहीं है, उस राज्य के बारे में। यहाँ दक्षिण भारत में देखिए, आप देखिए, हम सीधे दक्षिण भारत में जा रहे हैं, यहाँ से इस क्षेत्र में जा रहे हैं, ठीक है। गावी मठ, पलकीगुड, जतिंग रामेश्वरम, गावी मठ, पलकीगुड, जतिंग रामेश्वरम, सिद्धपुर आपने देखा, उदय गुलाम, राजुल मंदगीर, निंतर और ब्रह्मगिरी, ये देखो। उदय गुलाम कृष्णा नदी के किनारे, राजुल मंदगिरी
नित्तर और ब्रह्मगिरी, ये 4 जो है आपने प्रमुख जो है लघु शिलालेख देखे। आगे देखें, ये कलिंग का क्षेत्र है। आप इससे परिचित ही हैं कि अशोक यहाँ से 780 किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ आया तोशाली में, और युद्ध हुआ, और इसके बारे में हमने 13वें शिलालेख में पढ़ा। अशोक का जो ये शिलालेख, यहाँ पर जो हमें महाशिलालेख मिलता है जौगढ़ में मिलता है, कलिंग के पास। कौन सी जगह है? जौगढ़। ये त्रिभुज दिख रहा है जौगढ़ का। और शिशुपालगढ़ ये आपको दिख रहा है, ठीक है। उज्जैनी आप ये देख रहे हैं, तो प्रमुख शहर है इसलिए दिखाया गया है। ये सांची का स्तूप आपको दिखाने को आएगा मानचित्र में। ये नर्मदा नदी इधर से बह रही है, नर्मदा नदी इधर से इधर समुद्र में गिरती है, नीचे ताप्ती नदी है। एक ताप्ती, एक राप्ती नदी। राप्ती नदी तो ऊपर है, ये ताप्ती नदी है। तो हमने ये देखा, ये नर्मदा नदी के किनारे मूल रूप से यहाँ सांची का स्तूप है, और सारनाथ यहाँ पर है। दोनों ऐसे हम गलती कर जाते हैं। सारनाथ यहाँ काशी के पास है, ये सारनाथ काशी कौशाम्बी के बीच में आसपास, ये सारनाथ। सारनाथ उत्तर प्रदेश में है और सांची जो है मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना। दोनों के बीच में बहुत डिस्टेंस है। ये हो गया सारनाथ, काशी बनारस इलाहाबाद के आसपास ये सारनाथ उत्तर प्रदेश में, और ये आपका हो गया सांची। हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो स्तंभ वाला है वो यहाँ सारनाथ में है। तो इसके अलावा मेरठ में, टोपरा में, बहपुर में, कलसी में, तो ये विभिन्न स्तंभलेख और शिलालेख की सूची बनाई गई है। तो जो शिलालेख अभिलेख हमने पढ़े हैं, तो मूल रूप से एक गिरनार का है जहाँ सुदर्शन झील की बात होती है, जिस पर एक पैराग्राफ है। ये गिरनार का है। क्या है गिरनार का? महाशिलालेख। इसमें एक मौर्य गवर्नर ने बताया कि मौर्यों ने ये झील बनवाई। उसके बाद राजा रुद्रदमन ने अपने पैसे से, जो शक वंश अशोक के जाने के बाद यहाँ शक वंश का शासन था पश्चिम भारत में, तो राजा रुद्रदमन ने अपने पैसे से पैसे खर्च करके व्यक्तिगत धन से लोगों के लिए, क्योंकि तूफान से इसके तटबंध टूट गए थे, इस सरोवर को पुनः तैयार किया। तो पब्लिक वर्क्स भी कराए। तो जब मानचित्र होते हैं तो हमें विशेष रूप से इन सब चीज़ों का ध्यान रखना